हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले ये प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डाले आ चुके हैं और आप उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी। उसकी माँ ने 30 रुपये दिए पर उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए। तो उसके पास कितने रुपये बचे हैं? देखिए, उसके पिता ने कितने दिए थे? 50 रुपये दिए थे, जिसमें से 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी तो 15 रुपये कम हो जाएंगे। फिर उसकी माँ ने 30 रुपये और दे दिए तो 30 रुपये और बढ़ जाएंगे। फिर 42 रुपये उसके भाई ने दे लिए तो 42 रुपये क्या हो जाएंगे? उससे कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। 50 और 30 कितने हो जाएंगे? 80। माइनस के ये आपका कितना है? माइनस के 42, ये माइनस के 15, तो माइनस के 57। जब 80 में 57 जाएंगे कितने बचेंगे? 23। तो उसके पास में कितने रुपये बचेंगे? ऑप्शन नंबर है 23। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करना है क्या? कैसे सॉल्व किया जाता है इसको? तो इसको सीधे सीधे जोड़ दीजिए। जैसे ये प्लस का है और आपका ये प्लस का है तो इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा आपका? ये 3.36 के ऊपर 12 है और 1.33 के ऊपर 12 है। तीनों 6 9, तीनों 3 6, चार तीनों 1 4, इसमें 4.69 के ऊपर 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 के ऊपर 12 है, यहाँ पे भी 2 के ऊपर 12 है, तो यहाँ इसमें भी कितने के ऊपर 12 आएगा? तो 2 के ऊपर ही 12 आएगा। अब 4.69 बार में से कितना घटाना है? 2.05 के ऊपर बार, 2.05 के ऊपर बार घटाना है। तो घटा दीजिए। 9 में से 5 गए 4, 6 के 6 और 4 में से 2 गए तो 2। 2 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ पे भी 2 अंकों के ऊपर बार था तो यहाँ पे भी 2 अंकों के ऊपर बार आएगा। कितना बचेगा? 2.64। 64 के ऊपर क्या आएगा? 12 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों क्या है? सेम है, तो कोई सा भी लगा लीजिए, ऑप्शन दोनों ही ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36/75, 48/50 और 72/30 का मासा बताइए। क्या कर दे रखा है? 36/75 है और 48/50 है और आपका 72/30 है। ठीक है, इसका मासा बताना है। तो भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं? तो भिन्नों का मासापा यानी एचसीएफ बराबर क्या होता है? तो अंश का मासा, अंश का एचसीएफ बटे में हर का एलसीएम। ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है। यानी जो भी अंश है 36, 48 और 72, इसका तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और 75, 50 और 30 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए, किस किस का एलसीएम निकालना है? तो 36, 48 और 72। 36, 48 और 72। देखिए, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता हो जाना चाहिए कि इसका मासापा कितना आएगा, तो 12 आएगा। यदि आप नहीं निकाल पाते तो कैसे निकालते हैं इसको? तो देखिए, 36 और 48 के बीच में डिफरेंस कितना है? 12। और 48 और 72 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो 36 है। ठीक है, सॉरी, 48 और 72 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो 24 है। अब आपको सबसे छोटा डिफरेंस पकड़ना है। सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है? आपका यहाँ पे 12 है। इन दोनों संख्याओं के बीच में सबसे कम डिफरेंस होता है, या तो वही आपका मासापा होगा या उसका कोई एक फैक्टर मासापा बनेगा। तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करके देखिए कट रही है कि नहीं कट रही संख्याएं। तो 12 से 36 भी कट रहा है, 12 से 48 कट रहा है, 12 से 72 कट रहा है, तो इन तीनों का मासापा कितना हो जाएगा? तो 12 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हर का एलसीएम। अब 75, 50 और 30 का एलसीएम चाहिए। तो देखिए, 75, 50 और 30 का एलसीएम। एलसीएम क्या होती है? वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों के द्वारा विभाजित हो जाए। तो देखिए, 75 सबसे बड़ी संख्या है इनमें, तो आप 75 को ही लेकर चलिए। 75 का पारा पढ़ेंगे, 75 दूनी 150। ठीक है, क्या 150 30 से कट रही है? तो कट रही है। 50 से कट रही है? कट रही है। तो 150 ही क्या बन जाएगा? इनका एलसीएम बन जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे कितना आ जाएगा? 150। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12/150। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले 11% बढ़ता है फिर दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि यदि सेम परसेंट वृद्धि हो रही हो और सेम ही परसेंट की क्या क्या हो रही हो? कमी हो रही हो, तो ओवरऑल क्या होता है? हमें कमी होती है। कितने परसेंट कमी होती है? तो होती है आपका इसका वर्ग, यानी कि 11 का वर्ग बटे में 100। कितना हो जाएगा? 121 बटे में 100, यानी कि 1.21% की क्या हो जाएगी? कमी। 1.21% क्या हो जाएगी? कमी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं,
एक विद्यालय में लड़कों की और लड़कियों की संख्या जो है वो 4:5 के अनुपात में है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो 333 है, तो उनमें लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए कुल लड़के लड़कियां कितने हैं, 4 और 5 9 है, जो किसके बराबर हो जाएंगे 333 के बराबर, क्योंकि कुल संख्या 333 दे रखी है। पूछा किसका है तो लड़कियों की संख्या पूछी, जो कि कितनी है 5 यूनिट है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 333 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 333 बटे में 9, तो 5 की निकालने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 333 बटे में 9 गुणा 5, 9 से कटेगा आपका ये, 9 3 27, 9 7 63, यानी 37, 37 इंटू 5 कितना होता है, तो 5 7 35, 5 दिया 15 और 3 18, यानी कि 185। तो लड़कियों की संख्या कितनी मिल गई हमको, हमको मिल गई 185। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी और सी के बीच 1380 रुपये को बांटा गया है, जिसमें ए को सी का 5 गुना मिला है और बी को सॉरी जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना मिला है। तो आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। देखिए इसे, देखो इसको सबसे पहले आप कैसे करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। आपको बोला कि जो ए है उसको सी का 5 गुना मिला है, तो देखिए ये ए की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। क्या 880 सी का 305 गुना होता है, तो नहीं होता है। क्या 800 280 का 5 गुना होता है, तो ये भी नहीं होता। क्या 980 100 का 5 गुना होता है, तो नहीं होता। तो क्या 900 180 का 5 गुना होता है, तो होता है। तो एक ही ऑप्शन क्या है करवाए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो इस तरह से इसको आंसर निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए ऑप्शन मैच ना करते तो क्या करते हैं, मतलब ऑप्शन से अगर 2-3 ऑप्शन में ऐसा होता तो आप कैसे करते हैं, तो वो भी देख लीजिए। देखिए 3 व्यक्ति हैं आपके ए बी सी, आपको बोला कि जो ए है वो सी का 5 गुना है, तो सी को हम 1 मान लेंगे, तो ए कितना हो जाएगा 5 गुना, यानी कि 5 हो जाएगा। और जो ए है वो बी का कितना गुना है 3 गुना, तो बी कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, तभी तो इसका 3 गुना करेंगे तो 5 मिलेगा हमें। अब इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ये तो आपका मिश्रित अनुपात हो गया। सिंपल अनुपात कैसे निकालेंगे, तो जो बट्टे में उस संख्या से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, यानी 5 दिया 15, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पर 3 एकम 3, यानी ये एक्चुअल में अनुपात निकल के आ गया तीनों का। ठीक है, अब देखिए 15 और 5 20 और 3 23, 23 कुल हिस्सा हो गया, लेकिन कुल हिस्सा है कितना 1380, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1380। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी 1380 बटे में 23। ठीक है, 23 से कटेगा आपका 23 के 138, यानी कि 60वां। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू में कितनी मिल गई 60। पूछा किसका है, पूछा तीनों का हिस्सा पूछा है। तो देखिए एक का हिस्सा कितना है 15 गुना, तो 15 छक्के 90, एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 और 6 पंजे 300, बी हो जाएगा 300 और 36 18, सी हो जाएगा आपका 180, यानी ए बी सी का हिस्सा बनेगा वो कितना बनेगा 900 300 और 180, 900 300 और 180। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, यदि मान लीजिए कभी ऑप्शन आपका इस तरह, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से करना जो मैंने आपको पहले बताया था। यदि मान लीजिए इस तरह से नहीं निकल पाता आंसर, तो आपको फिर ये तरीका फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए मैंने आपको इसमें कई बार बताया है कि जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है, तब जाके माना जाता है कि वो प्लेटफॉर्म हमारा पार हो गया है। तो दूरी कुल मिलाकर दूरी कितनी हो गई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई। तो देखिए आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। और दूरी कितनी है, तो दूरी है आपकी, मान लेते हैं 10 रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x मीटर की है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 450 मीटर की है। तो कुल मिलाकर दूरी इतनी तो बनेगी। जो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। अब देखिए 4 कितनी बनेगी, तो 4 चूंकि 4 कितनी दे रखी है उसकी 78 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमारी लंबाई हमारी मीटर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से गुणा करके। ठीक है, और दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। समय कितना दे रखा है 27 सेकंड। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, 2 से कटेगा आपका ये 39 बार। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 450, ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15, 15 इंटू 9 15 नंबर 100
35 और 15 थी 45 और 15 सॉरी 15 थी 45, 45 और 13 कितना होता है 58, 585। क्लियर। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 585 माइनस के 450, ये 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 1। तो एक्स बराबर कितना मिल गया हमको 135 और एक्स हमने क्या माना था रेलगाड़ी की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और उसे 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1440 रुपये में बेचने में उसे 20% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य क्या रहा होगा। देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, या तो आप इसको फ्रैक्शन से कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आपको पता है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 20/100 यानी कि 1/5। क्योंकि लाभ हो रहा है कितने का 20% का, कितने पर लाभ किस पे होता है हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना हो गया 5, 5 पे आपका 1 का लाभ हो रहा है, बेची कितने में जा रही है वही चीज़, ये 5 रुपये वाली चीज़ पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हम उसे कितने बेचेंगे तो 6 यूनिट में बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कितनी बेची जा रही है तो 1440 में बेची जा रही है। इसका मतलब कि 6 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है आपको वो 1440 है। तो पूछा क्या क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो 1440 बटे में आ जाएगा 6 और गुणा कर देंगे 5 का, 1444 सॉरी 40। देखिए 6 से कटेगा आपका ये तो 24 बार, क्योंकि 24 के 144 होता है, यानी कि 240 बार कट जाएगा, और 240 पंजे कितना होता है 120 यानी कि 1200। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1200। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है, इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75 और 81 किलोग्राम है, तो पांचवें व्यक्ति का वजन कितना होगा। देखिए पांचों का जो औसत वजन है वो कितना है 76 किलोग्राम है, तो हम मान लेते हैं कि जो पांचवा व्यक्ति है उसका वजन भी कितना होगा 76 ही होगा, ये हमने क्या कर लिया मान लिया। ठीक है। अब पांचवें का वजन कितना माना हमने 76 माना है। अब ये देखिए 4 व्यक्तियों में पहला कितना है 72, तो 72 76 से कितना कम है औसत से कितना कम है, औसत से आपका 4 कम है। ठीक है। ये औसत से कितना कम है तो ये आपका 2 कम है, ये औसत से कितना कम है तो ये आपका 1 कम है। ठीक है। और ये औसत से कितना कम है तो ज़्यादा है, तो ये आपका 5 ज़्यादा है। ठीक है। देखिए ये आपका 4 कम है, ये 2 कम है, ये 1 कम है, ये आपका 5 ज़्यादा है, तो 4 और 1 5, 1 कम हो गया और ये 5 ज़्यादा हो गया, इससे तो आपका ये 5 कट जाएगा, बच्चे कितना माइनस के 2 बचेगा, यानी कि औसत से कितना कम है अभी भी वैल्यू तो 2 कम है, तो हमें औसत के बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 2 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 76 तो मैं माना था 5, पाँचवें का वजन 2 और जोड़ दीजिए इसमें, तभी तो बैलेंस रहेगा, तो कितना आएगा 78। इसका मतलब जो पांचवा व्यक्ति होगा वो कितना वजन लेके आएगा, तो कितने वजन का होगा तो आपका 78 किलोग्राम का होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित स्क्रू की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि पांचवें व्यक्ति को का जो औसत है वो औसत के बराबर ही मान लिया, तो आप इसमें से भी ऐसी कोई संख्या मान सकते हैं औसत को। जैसे देखिए इसमें 250 4 बार आया है। ठीक है। तो मान लीजिए कि इस पूरे का जो औसत है वो कितना है वो 250 ही है। ठीक है। 250 से कितना कम है तो ये आपका माइनस के 50 कम है, और ये कितना ज़्यादा है तो ये प्लस के 50 ज़्यादा है, ये तो जीरो, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, कुल मिला के ये 50 कम था, यहाँ पे ये 50 ज़्यादा है, तो ये 50 से 50 भी कट जाएगा। इसका मतलब आपका ओवरऑल कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो जो आपने माना था वही आपका इसका क्या निकलना आ जाएगा औसत, इस पूरे का भी औसत कितना हो जाएगा फिर 250 ही हो जाएगा। ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे जैसे माइनस के 50 था, यहाँ पर प्लस के 50 है तो कट गया, मान लीजिए यहाँ पे माइनस के 10 और होता। ठीक है। तो आपको औसत निकालने में क्या करना पड़ता, तो जो आपने 250 माना था वो उसमें 10 और आपको जोड़ना पड़ता, तब आपका सही औसत निकल के आता। लेकिन यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं था, यहाँ पे भी जीरो का अंतर है, यहाँ पे भी 250 जीरो का, यहाँ पे 250 जीरो का, यहाँ पे भी 250 जीरो का है, तो कोई अंतर है ही नहीं है, तो आपको कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ेगा, जो आपने माना था वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस पूरे का औसत कितना हो जाएगा, इस पूरे का औसत हो जाएगा 250। देखिए तो इसका आंसर कितना बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है और इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए,
तो ताकि मिश्रण घोल में, ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा कितनी हो जाए, 3% हो जाए। देखिए मिलाया क्या जा रहा है, आपका पानी मिलाया जा रहा है। देखिए इसमें एलिगेशन से कर लीजिए आप। देखिए शुरू में नमक कितना था, तो शुरू में आपका नमक था 5%। क्लियर। अब मिलाया क्या जा रहा है, पानी, तो पानी में तो नमक होगा नहीं, तो मिलाए जाने वाले पानी में नमक की मात्रा कितनी है, तो 0%। अब मिलाने के बाद में ओवरऑल कितना परसेंट नमक बचा उसमें, 3%। ठीक है। ठीक है, इसमें एलिगेशन लगाइए। जो 5% शुरू में नमक था उसकी मात्रा उसमें उस टाइम पे कुल मात्रा कितनी थी, तो आपकी 30 लीटर थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 2, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3। तो जो शुरू में आपका क्या कहते हैं मिश्रण था, उसकी मात्रा कितनी निकल के आई, 3। और जो मिलाई जाने वाली मात्रा थी वो कितनी है, 2। लेकिन शुरू में जो मात्रा थी वो तो 30 थी आपकी, तो इसका कितना गुना हो गया, 10। तो जो मिलाई जाने वाली की मात्रा होगी वो कितना होगा, इसका भी 10 गुना, यानी कि 20। यानी कि जो मात्रा मिलाई जा रही है वो कितनी लीटर मिलाई जा रही है, तो 20 लीटर मिलाई जा रही है। क्योंकि 3 की वैल्यू 30 लीटर है, तो 2 की वैल्यू 20 लीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब जो पानी मिलाया गया है वो कितने लीटर हो जाएगा, तो आपका 20 लीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो फिर क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए दो व्यक्ति हैं आपके, पी और क्यू। ठीक है, आपको बोला कि जो पी है वो क्यू से 30% अधिक कुशल है। इनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 30% अधिक कुशल है। 30% की भिन्न क्या होती है, 30% की जो भिन्न होती है, जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 3/10। ठीक है, कौन अधिक है, पी अधिक है किससे, क्यू से। तो क्यू की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, यानी क्यू यदि 10 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो पी 3 यूनिट अधिक काम करेगा, यानी कि 13 यूनिट काम करेगा। क्लियर। यानी कि पी और क्यू की एफिशिएंसी का जो रेशियो निकल के आ गया, वो निकल के आ गया आपका 13 और 10। आपको पता है कि एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। इसको 10 यूनिट समय लगेगा, तो इसको लगेगा आपका 13 यूनिट समय, इसको क्यू को। लेकिन एक्चुअल में पी को टाइम लग कितना रहा है, पी को लग रहा है आपका 20 दिन, यानी कि इसका डबल, 10 का डबल। तो क्यू को कितना लगेगा, तो क्यू को लगेगा इसका भी डबल, यानी कि 26 दिन। ठीक है, तो क्यू को ही तो आपसे पूछा था, तो क्यू को कितना समय लगेगा, क्यू को 26 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पी और क्यू एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और पी और क्यू और आर मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि पी और आर मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पूछा किसका है, पी और आर का। देखिए इसे, देखिए आपसे बोला है कि पी और क्यू, पी प्लस क्यू कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 8 दिन में खत्म कर रहे हैं। क्यू और आर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं काम को, तो 12 दिन में कर रहे हैं। जबकि पी प्लस क्यू प्लस आर, और तीनों लोग कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 6 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि आपको पता है कि जो समय है वो दे रखा होता है, उसका हम एलसीएम निकालते हैं टोटल काम निकालने के लिए। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 48। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि यदि पी और क्यू 8 दिन में 48 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम। और क्यू और आर 12 दिन में 48 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम। और पी प्लस क्यू प्लस आर 6 दिन में 48 काम करेंगे, तो एक दिन में करेंगे आपका 8 काम। ठीक है, 48 में 6 का भाग कर देंगे, कितना आएगा, 8। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि पी प्लस क्यू प्लस आर इन तीनों का जो एक दिन का काम है वो कितना है, 8 यूनिट है। तो पी और क्यू का एक दिन का काम कितना है, पी और क्यू का एक दिन का काम है 6 यूनिट। इसका मतलब आर का एक दिन का काम कितना बचेगा, आर का एक दिन का जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 8 माइनस के 6, यानी कि 2 यूनिट। ठीक है, क्लियर। क्योंकि तीनों का जो जोड़ है वो 8 के बराबर है, और 2 की वैल्यू 6 के बराबर, तो तीसरा कितना होगा, तीसरा 2 होगा। अब ऐसी इधर देखिए, अब जरा ये बताइए कि पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का जो काम है एक दिन का वो कितना है, 8। जबकि क्यू और आर का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट। क्यू और आर का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट। तो इसका मतलब पी का एक दिन का काम कितना होगा, 8 माइनस के 4, यानी कि 4। ठीक है, 8 माइनस के 4 यानी कि 4 यूनिट।
यानी पी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और आर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। आपको पता चल गया ना पी का वैल्यू कैसे निकली, 4। 8 में से 4 को घटा के, क्यों क्यों क्यू प्लस आर की जगह हम 4 रख देंगे यहाँ से, पी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 8 माइनस के 4 यानी कि 4। ठीक है, अब जरा ये बताइए पी और आर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 और 4 6। आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि पी और आर मिलके पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। पूरा काम है कितना हमारा, 48 है, और पी और आर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 48 काम को करने में 6 यूनिट के हिसाब से कितना समय लगेगा, तो 6 अट्ठे 48 यानी कि 8 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा, 8 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, 4 वर्ष के लिए 5,000 तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान राशि दर होने पर कुल 2400 रुपये की ब्याज प्राप्त होती है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो देखिए मान लीजिए जो दर है वो आपकी कितनी है, 8% है। ठीक है, कितने परसेंट दर है, तो आपकी 8% की दर है। तो 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये ब्याज कितनी मिल जाएगी। आपको पता है ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर, दर हमने आर मान ली, गुणा समय हमारा 4 वर्ष है, बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, ऐसे ही कितना दे रखा है, तो मूलधन दे रखा है 4,000, दर हमने आर मानी हुई है, समय कितना है 5 वर्ष, बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, ये तो आपका 5,000 रुपये ब्याज हो गया, ये आपका 4,000 रुपये में ब्याज हो गया। तो कुल मिला के ब्याज मिल कितना रहा है, तो 2,400 रुपये। बस सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 520 यानी कि 208 यहाँ से मिलेगा, और 200 आ रही है यहाँ से, 4 5 20 यानी कि 200 आ रही है आपको यहाँ से मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 2400। 200 प्लस 200 यानी कि 400, आर बराबर 2400, आर बराबर कितना मिल जाएगा 2400 बटे में 400 यानी कि 6%। दर कितनी होगी, तो दर होगी आपकी 6% की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तार के टुकड़े से 120 बाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या बताइए कितनी होगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसमें कि कोई तार का टुकड़ा था, कितना है 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। जैसे ये बाप का वर्ग बनाया गया कोई, जिसकी भुजा कितनी है 120 पाई। ठीक है, तो इसी भुजा मतलब ये जो आपका तार है, ये आपका पूरा तार है, इस तार को मोड़ के क्या बनाया गया है, आपका एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी इस तार की लंबाई यहाँ पे है, उसी को मोड़ के तो आपका ये वृत्त बनाया गया है। तो जितनी लंबाई इस तार की यहाँ पे है, उतनी लंबाई इसके बराबर होगी। तो इसकी लंबाई है कितनी, क्योंकि इस वर्ग की भुजा कितनी है 120 पाई है, तो इसकी परिमापी तो है ये पूरा तार, जिसकी परिमाप कितनी हो जाएगी 120 इंटू 4, क्योंकि वर्ग की परिमाप क्या होता है, भुजा इंटू 4। तो ये यानी कि कुल मिला के तार की लंबाई है वो कितनी है 120 पाई इंटू 4, जो किसके बराबर होगा, इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा, इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। यदि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली हमने आर, तो इस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, जो किसके बराबर होगा, जो इस पूरे तार की लंबाई के बराबर होगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 पाई आर बराबर 120 पाई इंटू 4, तो पाई से पाई खत्म, 2 से कटेगा आपका 2 बार 120 दूनी 240, इधर कितना बचेगा आपका आर बचेगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी 240 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस का आकार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु पर लगाए गए उतनी ही त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसा है, और शंकु की जो ऊंचाई है इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए पूरा समझिए कैसे होता है सवाल। आपको दे रखा है एक आपका शंकु दे रखा है, ठीक है, इस शंकु के ऊपर क्या लगा रखा है, एक आपका अर्धगोला लगा रखा है, जैसे आपने कोन वगैरह होता है ना खाने वाला, इस तरह से आप मान लीजिए। आपको बोला है कि इस ठोस का आकार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु पर लगाए गए उतनी त्रिज्या वाले अर्धगोले जैसा है। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है 2, जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी त्रिज्या इसकी दे रखी है 2। और आपसे और क्या बोला है, आपसे और बोला है और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है ना ये कितनी होगी, ये भी आपकी 2 ही दे रखी है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस ठोस का आयतन बताइए। तो इस ठोस का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन प्लस आधे गोले का आयतन, तभी तो इस पूरे पूरे ठोस का आयतन बनेगा। तो इस पूरे ठोस का आयतन होगा कितना, वो देखिए आप।
तो देखिए इस ठोस का आयतन किससे मिलकर बना हुआ है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, यही तो होता है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, क्योंकि गोला जो है वो क्या है आधा है, अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा 2/3 पाई r³ यानी इस पूरे को मिला के इस पूरे ठोस का आयतन बनेगा। और इसमें वैल्यू रख लीजिए, तो देखिए 1/3 पाई तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा r²। आर शंकु की त्रिज्या कितनी है 2 है और ऊंचाई भी कितनी है 2 है, तो r² यानी कि 2 का वर्ग इंटू 2 प्लस 2 है, ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर r³ अर्धगोल की त्रिज्या कितनी है तो 2 भी आपके 2 ही है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 8 और 16 24। ठीक है, 3 से कटेगा यहाँ पे 8वां, 8 एकम 8 यानी कि आपका 8 पाई, तो कितना आ जाएगा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका 8 पाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इस सब संख्या का बहुलक बताइए। बहुलक आपको पता है क्या होता है, बहुलक बहुलक होता है कि वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है यानी बार बार आई है, वही आपका क्या है बहुलक है। चेक कर लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, 12, 14, 15, 16। ठीक, सबसे पहले 12 को चेक करिए, 12 यहाँ से कितनी बार आया है, एक बार आया। 14 कितनी बार आया है, तो 1, 2, 2 बार आया है। 15 आपका 1, 2, 3, 3 बार आया है। 15 से ज़्यादा तो आपको कोई भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा आपका 15 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पाई चार्ट का है। दो ग्राफ दे रखे हैं आपके, एक अमेरिकन दे रखा है, एक आपका ये क्या है अदर्स है, ये आपका ब्रिटिश वाला का है, ये आपका जो बीच में है वो आपका रूस वालों का है। रूस वालों का परसेंटेज कितना है आपका 5% है। ठीक है, ये कूलर दे रखा है आपका किसका है, बिलो 20 ईयर्स यानी 20 साल से कम वाले 60% है, और 20 से 40 वाले आपके 20% है, और आपके एवब एवब कितना दे रखा है आपका 60, वो कितने हैं आपके, तो आपके 20%। ठीक है, इस तरह से आपका दिखा हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन देखिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया हो, तो चीन की यात्रा करने वाले 20 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले अमेरिकियों तथा 20 वर्ष से कम आयु वाले रूसियों के साथ अनुपात कितना हुआ। तो देखिए अमेरिकियों का तो निकालना है आपका 20 से 40 के बीच वाला, और रूस वालों का कितना निकालना है, तो रूस का निकालना है आपका 20 से कम वालों का अनुपात। तो देखिए अमेरिकन कितने हैं, तो देखिए अमेरिकन है आपके 60%, रूस वाले कितने हैं तो 5%, किसका 60% और 5%, तो 5 लाख का। ठीक है, इसको वैल्यू को सॉल्व करना है। देखिए देखिए अमेरिकियों को पूछा है आपका किससे, रूस वालों से, तो सबसे पहले हम अमेरिका वालों को निकाल लेते हैं। तो देखिए अमेरिका वाले है कितने, अमेरिका वाले 5 लाख का कितना है, तो 5 लाख का आपका कितने परसेंट है, तो आपका 60% है। ठीक है, यानी इतने लोग अमेरिका के हैं, और इस अमेरिका वालों में से कितने पूछा है आपका 20 से 40 वर्ष वाले, 20 से 40 वर्ष वाले कितने, 20 से 40 वर्ष वाले अमेरिका वाले आपके 20% हैं, जिसका हम 20% निकाल देंगे। ठीक है, ये तो आपके अमेरिका वाले हो गए। अब इसके बटे में आ जाएगा आपका रूस वाला, रूस वाले कितने हैं, तो 5 लाख का 5%, 5 लाख का 5% ये रूस वाले हो गए व्यक्ति। और इनमें से कितने गए चीन, तो चीन गए आपके 20 से वर्ष से कम वाले, तो 20 वर्ष से कम वाले कितने हैं, तो 60% है। ठीक है, ये यहाँ पर 60% दे रखा है, तो 60% निकाल देंगे, क्योंकि अब दोनों का अनुपात पूछा तो अनुपात निकाल लीजिए, भाग कर लीजिए। क्योंकि ये 5 लाख से, तो ये 5 लाख पूरा पूरा कट जाएगा, ये 100 से ये 100, ये 100 से ये आपका ये 100, इस 60 से ये वाला 60 भी खत्म, 5 से कटेगा एक बार, 5 से कटेगा आपका 4 बार। तो अमेरिका और रूस का रेशियो कितना आ गया, अमेरिका और रूस का रेशियो आ गया आपका 4/1 यानी कि 4:1। ठीक है, ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो आपका वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको ये वैल्यू कट जाएंगी। नहीं तो आप पहले इसको सॉल्व करते, इसमें टाइम खराब करते, फिर इसको सॉल्व करते टाइम खराब करते, उसके बाद फिर दोनों का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो चूंकि बड़ी वैल्यू है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बल्कि आप इस तरह से करोगे तो आपकी बहुत सारी वैल्यू तो आपकी कट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तालिका के अनुसार 2 वर्ष की अवधि में
कितने महीनों तक सब्जियों के मूल्य समान रहे, मूल्य समान है कितने महीनों तक, यानी समान मूल्य बताना है आपको। तो देखिए यहाँ जनवरी में कितना 40 है, यहाँ 45 है, ये समान नहीं है, यहाँ पे भी आपका समान नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका क्या है समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, देखिए ये भी है और आपका ये भी है। कितने समान हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 महीने तक आपके क्या है ये समान रहे हैं। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए ये समान नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एक है, ये है, ये है, ये वाला भी है और आपका ये भी है और तो कोई नहीं, यानी कि 5 ही महीने तक आपका क्या है वैल्यू समान रही है। ये आपसे पूछा था कितने महीने तक मूल्य समान रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो भी है वो आपका ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्पेक्टर सेट का। निम्न बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंप्यूटर XYZ द्वारा भेजे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी XYZ द्वारा किस वर्ष सर्वाधिक कंप्यूटर बेचे गए। सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ बेचे गए, देखिए सबसे ऊंचा टावर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये कौन साल में आपका 2014 में है, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ बेचे गए 2014 में। ऑप्शन नंबर ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, यदि आपके किसी काम आई हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।